केशवपुर नाम के गांव में मीना और बिट्टू नाम के अनाथ बच्चे रहते थे। बिट्टू अभी बहुत छोटा था। बिट्टू को चुप कराने के लिए मीना को दूध चाहिए था, पर दूध खरीदने के लिए मीना के पास पैसे नहीं थे। बिट्टू बिना चुप हुए लगातार हिचकियां लेते हुए रोए जा रहा था। भूख से रो रहे अपने भाई बिट्टू को देखकर मीना भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। बिट्टू, तेरे भूख का दर्द मैं समझ सकती हूँ, पर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तू भूख से इतना रो रहा है तो मुझे भी रोना आ रहा है। इस तरह असहाय होकर कहने लगी, पर बिट्टू अब भी जोर जोर से रोए जा रहा था। मीना ने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछकर अपने भाई बिट्टू को गोद में लिए किसी से मदद मांगने की सोचकर बस स्टॉप पर चली गई। पर बस स्टॉप पर कोई नहीं था। वहाँ से निकलकर वो कुछ और दूर जाने लगी। तब देखा सामने से शक्कर की मिठाई बेचने वाला आ रहा था। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए दे दीजिए ना, मैं किसी तरह फिर से लौटा दूंगी। मेरे बिट्टू को बहुत भूख लगी है, उसके लिए दूध लेना है। मुझ पर दया करो, 10 रुपए दे दो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं वापस नहीं दूंगी तो आप मुझसे कोई काम करवा लो। तब तक आप मेरे बिट्टू को संभाल लेना। रोते हुए अपने भाई को उठाकर इस तरह काम के लिए पूछ रही मीना को देखकर सोनू ने उसकी सहायता करने की सोची। सोनू ने तुरंत अपने जेब से पैसे निकालकर मीना को दिए। बेटा, पहले तुम जाओ और अपने भाई को इस पैसे से दूध पिला दो। तुम भी कुछ खा लेना, और हाँ, तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। सोनू की कही बात सुन मीना ने कहा, नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं, सिर्फ भाई के दूध के लिए चाहिए। ठीक है, जितने पैसे मैंने दिए उतने में तुम उसे जितने भी दिन दूध पिला सको पिला देना। ये 2 दिन तक तो चल जाएंगे अंकल। फिर जब 2 दिन के बाद वो फिर से रोएगा तब क्या करोगी? और क्या कर सकती हूँ, आप जैसे किसी दिलदार इंसान से मदद मांग लूंगी। उन्होंने अपने बड़े दिल से अगर मुझे पैसे दिए तो मैं भाई को दूध पिला दूंगी। बेटा सुनो, आज से मैं ये मिठाई तुम्हें बेचने दूंगा। तुम इन्हें ले जाकर बेचना। एक एक पैकेट को 10 रुपए में बेचना। हर पैकेट के 2 रुपए तुम मुझे दे देना और बाकी 8 रुपए अपने पास रख लेना। ऐसे तुम जितने पैकेट्स बेचोगी उतने पैसे तुम्हें मिलेंगे। इस तरह आए इन पैसों से तुम अपने भाई के लिए दूध ले सकती हो। उस मिठाई वाले की बातें मीना सुन रही थी। तब सोनू ने फिर से कहा, किसी के सामने तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी तब, और साथ ही साथ तुम्हें भूखे रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलो बेटा, क्या करोगी? ऐसे भूखे रहोगी या इस तरह मिठाई बेचकर कुछ न कुछ कमाकर अपनी जिंदगी बिताओगी? आपने जैसे कहा वैसे करूंगी। ऐसा कहकर मीना ने सोनू से पैसे लिए और पास वाले होटल जाकर अपने भाई के लिए दूध और खुद के लिए नाश्ता लेकर वापस सोनू के पास आई। अपने भाई को उसने दूध दिया और खुद भी नाश्ता करने लगी। उसके बाद एक तरफ अपने भाई बिट्टू को उठाकर दूसरे हाथ में सोनू की दी हुई मिठाई लेकर वो उसी दिन से काम पर लग गई। शक्कर की मिठाई बच्चों, शक्कर की मिठाई, यूं आवाज लगाकर वो गली गली घूमने लगी। पर बहुत घूमने और आवाज लगाने के बाद भी बहुत कम मिठाई बिकी। सड़क पर सामने से आते हुए एक आदमी के पास मीना वो मिठाई लेकर चली गई। अंकल अंकल, ये मिठाई ले लो। ये मिठाई खाने के लिए मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। मेरा भाई भूख से तिल मिला रहा है, उसके लिए मुझे दूध लेना है। एक चीनी की मिठाई ले लीजिए ना। ये अच्छा है, तुम्हारा भाई अगर दूध के लिए रो रहा है तो भला मैं चीनी की मिठाई क्यों लूं? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जाओ जाओ यहाँ से। अंकल, ऐसा मत कहिए ना, छोटा सा बच्चा है, दूध के लिए रो रहा है। उसे भूख लगी है तो उसे उसके माँ के पास ले जाओ। इसके लिए भला मैं चीनी की मिठाई क्यों लूं? मीना के कई बार विनती करने पर भी उसने चीनी की मिठाई नहीं ली। अंधेरा हो चला था। मीना वापस सोनू के पास लौटी। दिन भर घूमने के बाद भी 1 या 2 पैकेट ही बिक पाए हैं। ऐसे तो बहुत कम पैसे कमा पाऊंगी। भाई के दूध के लिए काफी नहीं होंगे, और ऐसे ही रहा तो मैं नहीं बेच पाऊंगी। बेचने का मतलब ये नहीं कि तुम जहाँ चाहो वहाँ बेच सको। जहाँ लोगों की बहुत भीड़ हो वहाँ पर जाना चाहिए। स्कूल, बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर लोगों की बहुत भीड़ होती है। आज एक दिन मेरे कहे मुताबिक तुम जाकर देखो। अगर आज भी तुम्हारी मिठाइयाँ नहीं बिकी तो कल हम तुम्हारे लिए कोई और काम देखेंगे। अगली सुबह सोनू के कहे मुताबिक मीना चीनी की मिठाई लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची। अपने बिट्टू को गोदी में लिए लोगों को आवाज देने लगी, चीनी की मिठाई, चीनी की मिठाई, केवल 10 रुपए में चीनी की मिठाई।
मिठाई। इस तरह वहाँ घूमते घूमते वो मिठाई बेचने लगी। बस कुछ ही समय में सारी चीनी की मिठाई बिक गई। इस तरह सारी मिठाइयाँ बिक जाने के बाद खुशी खुशी वो सोनू के पास लौटी। जितना उसका हिस्सा था उतने पैसे उसने ले लिए। इस तरह हर रोज चीनी की मिठाई बेचते हुए अपने बिट्टू का वो ध्यान रखते हुए अपना जीवन बिता रही थी। वो ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गाँव था। वहाँ पर बेबी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपने पिता के साथ रहा करती थी। वे बहुत धनी थे। कोई नहीं जानता था कि बेबी की माँ कहाँ गई। सभी सोचते थे वो मर चुकी है। वे भी यही समझते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रात में सोती हुई बेबी के पास पिता गए। बेटा बेबी, बेबी, बेटा उठ जाओ। यूं उसे नींद से जगा रहा था। बेबी नींद से जागकर पापा से पूछती है कि क्या हुआ। बताता हूँ कहकर पिता उसके घर में रहे एक स्टोर रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर अंडरग्राउंड में जाने के लिए एक रास्ता था। उस रास्ते से वे दोनों वहाँ गए। उस अंडरग्राउंड में एक मकान था। उसे देखकर बेबी बहुत चौंक गई। पापा, ये सब क्या है? अपने घर में एक और घर है, ये मैं नहीं जानती थी। वैसे अब हम यहाँ क्यों आए हैं पापा? ऐसे बेबी ने पूछा। इतने में जिसे मरा हुआ सोच रहे थे वो माँ वहाँ पर आई। उसने अपनी बेटी बेबी को देखा। मेरा सोना बच्चा, बेटा बेबी, तुम कैसी हो? तुम्हें देखकर कितने दिन हो गए। माँ, मैं ठीक ही हूँ, पर माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है? क्या कहूँ बेटा, तुम्हारे दोनों मामा मुझे जायदाद के लिए मारना चाहते थे। इस बात का अंदेशा लगते ही हमने अंडरग्राउंड में ये घर बना लिया। कुछ दिनों तक मैं किसी की नजर में ना आऊं, इसलिए मैं यहाँ पर रह रही हूँ। बाकी सब के लिए मैं मरी हुई हूँ। ये बात मैं और तुम्हारे पिताजी के अलावा कोई नहीं जानता। पर सुना है अब वो तुम दोनों को भी मारना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारा वहाँ पर रहना सही नहीं होगा। इसलिए हम तीनों अब यहीं पर रहेंगे। पर ऐसा और कितने दिन माँ? किसी न किसी दिन उन्हें सच का पता लगेगा, वो फिर हमें मार देंगे। ऐसे में हमारे छुपने का क्या फायदा? हमें उनका डटकर सामना करना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हमारी जान ले लेंगे। हमें अपनी पूरी जायदाद एक अनाथालय के नाम पर लिखकर इस गांव के बड़े सरपंच के हाथ दे देना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारे मरने के बाद कम से कम वो लोग खुशी से रह सकते हैं। बेबी की बातें सुनकर वो दोनों भी सोच में पड़ गए। 2 दिन के बीत जाने के बाद जैसे बेबी ने कहा था, उन लोगों ने पूरी जायदाद अनाथालय के नाम लिख दी। उन कागजात को लॉयर के हाथ में देने के लिए वे तीनों निकले। पहले से ही उनकी राह देख रहे उनके दोनों मामाजी का उनके साथ सामना होता है। उन्हें देखकर, हम जानते थे तुम्हारा सामना किसी न किसी दिन होगा। चुपचाप अपने घर के कागजात मुझे दे दो, तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना तुम तीनों को हवा कर दूंगा। ये सुनकर बेबी की माँ शारदा रोते हुए बोली, भैया, भाई, भला क्यों तुम दोनों मेरे साथ ऐसी दुश्मनी कर रहे हो? मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि जायदाद मुझे मिले, पर इस जायदाद को लेने का हमारे पास एक ठोस वजह है। हमारी बेटी का ऑपरेशन होना है। वो कुछ बड़ी हो जाएगी तो डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करेंगे। हमारी बेटी की जान बचाने के लिए ही हम जायदाद लेना चाहते थे, और कोई वजह नहीं है। हम पर दया करो, हमें छोड़ दो। यूं विनती करते हुए उनके पैरों में गिर गई। फिर भी उन दोनों भाइयों का मन नहीं पसीजा। उन्होंने उसके हाथ से कागजात छीन लिए। तुम लोगों ने सोचा कैसे कि ये अनाथालय को जाएगा? ऐसा कहकर लाइटर से उस कागजात को जला देते हैं और उन्हें कस कर पकड़ लेते हैं। बेबी, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। बेबी वहां से भाग निकली और अपने अंडरग्राउंड वाले घर में जा छुपी। उन दोनों भाइयों ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों को मार दिया और अब वे दोनों बेबी को ढूंढने लगे। यूं ही दिन बीत रहे थे, पर उन्हें बेबी का पता नहीं चला। बेबी के घर जाकर वे घर के कागजात ढूंढने लगे, पर पूरे घर में उन्हें कहीं भी कागजात नहीं मिले। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। थक हार कर दोनों एक दूसरे की ओर गुस्से से देखने लगे। इतना ढूंढने पर भी न लड़की मिली न घर के कागजात। यूं गुस्से से ही वहां से निकल गए। बात करते हुए जा रहे थे कि उनके कार का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में एक की मौत हो जाती है और दूसरा कोमा में चले जाता है। दूसरी ओर अंडरग्राउंड में छुपी हुई बेबी रो रही थी। खाने के लिए सारा अनाज खत्म हो चुका था। भूख और प्यास से तिलमिला रही बेबी, माँ, मुझे बाहर जाने के लिए डर लग रहा है।
अगर मैं बाहर जाऊंगी और मामा जी ने मुझे भी मार दिया तो। यूं वो रोए जा रही थी, पर भूखी प्यासी वो वहीं पर रही। तभी उनके घर पर लॉयर आ गया। पिछले कुछ दिनों से उनकी कोई खबर न मिलने पर वो वहां पर आया था, पर घर पर कोई नहीं था। वो अंडरग्राउंड वाले घर के बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए उसने सोचा कि शायद कोई वहां पर होगा और वो सीधे वहां पर पहुंचा। बेबी वहां पर भूखी और प्यासी बेहोश पड़ी थी। लॉयर उसे तुरंत उठाकर ऊपर वाले घर ले आया, उसके खाने पीने का इंतजाम किया। बेबी ने पेट भर खाना खाया और कुछ देर आराम करने चली गई। कुछ देर बाद वो नींद से जागी। नींद से जागते ही उसने लॉयर से पूछा, अंकल, मैं नहीं जानती कि मेरे माँ पापा के साथ मामा जी ने क्या किया है। उन्होंने जरूर उन्हें मार दिया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। इस तरह बेबी ने उसे सारी बात बताई। बेटा, तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, पर तुम्हारे एक मामा जी का देहांत हुआ है और दूसरे कोमा में अस्पताल में है। भगवान ने उनकी किए की सजा उन्हें दी है। क्या कहा? मामा जी कोमा में है और दूसरे मामा जी? तब लॉयर ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम मत डरो। जो होना था वही हुआ है। अब तुम निश्चिंत रह सकती हो। अंकल, इसी जायदाद की वजह से ही ये सब हुआ है ना? इसे आप अनाथालय के नाम कर दो। बेटा, पर ऐसा करोगी तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? तुम अकेली कहाँ रहोगी? जायदाद बहुत बुरी बला है अंकल, इसी की वजह से सब हुआ है। अब मैं भी तो अनाथ हो गई हूँ ना, मैं उन सब के साथ रहूंगी। आप ये उन्हीं के नाम कर दीजिए। मैं यहाँ अंडरग्राउंड वाले घर में ही रहूंगी। बेबी के ऐसा कहने पर लॉयर कुछ न कह सका। वो चुपचाप उसे देखता रहा। बाद में उसने भी हामी भरी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। लॉयर ने उससे कहा कि जायदाद अनाथालय के नाम कर दिया है, पर असल में वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि बेबी का ऑपरेशन होना है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन बेबी के बीमार होने पर अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। इस पर लॉयर ने भी हामी भरी। बेबी के जायदाद को बेचकर ही उसके ऑपरेशन का सारा खर्च उठाया गया था। अब बेबी ठीक थी। तब उसने बेबी को असली बात बता दी। बेबी, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे इलाज में बहुत पैसे खर्च हुए। अब तुम्हारे पास केवल वही घर है। बेबी ने भी हामी भरी। कुछ दिनों बाद बेबी उसी घर में चली गई। उस घर को बेबी ने किराए पर चढ़ाया और अंडरग्राउंड वाले घर में रहने लगी। किराए के पैसों से ही अपना जीवन वहीं पर बिताने लगी।